नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, आप लोगों को पता होगा हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की जो बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। जो नोट्स के पीडीएफ है उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास को, और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के उनको देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में आर्टिकल 29 और 30 की बात की गई है जो कि अल्पसंख्यकों के लिए है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में दिया गया है। ये उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, आप लोग बोली लिख लीजिएगा, बोली, भाषा, संस्कृति या लिपि है उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, मतलब कोई भी समूह है जो भारत के किसी भी भाग में हो तो उसको अपनी बोली, भाषा, संस्कृति और लिपि, ये 4 चीज़ों को सुरक्षित रखने का अधिकार उनको मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, आर्टिकल 29(2) का भाग क्या कहता है? 2 क्या कहता है कि राज्य सहायता प्राप्त अगर कोई शिक्षण संस्थान है तो उसमें किसी भी नागरिक को ये बोलकर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा कि वो किस धर्म से या जाति से या भाषा से बिलोंग करता है। ठीक है, भेदभाव निषिद्ध है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 29 जो है 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात करता है। एक तो है धार्मिक अल्पसंख्यक और दूसरे कौन है? भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक है, कितने प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात करता है? भाषाई और धार्मिक। देखिए, ये जो बोली, भाषा, संस्कृति, लिपि है, 4 प्रकार जो ये दिए हुए हैं जिनको अल्पसंख्यक सुरक्षित रख सकते हैं। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है ऑप्शन देके कि इनमें से किसको किसको सुरक्षित रखने का अधिकार है अल्पसंख्यकों को। तो आप लोगों को याद होनी चाहिए बोली, भाषा, संस्कृति और लिपि। और शिक्षण संस्थानों में किन आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, तो ये भी आप लोग याद किए रखिएगा, धर्म, जाति, भाषा। ठीक है, जबकि आप अगर आर्टिकल 17, 15 या 16 पढ़ेंगे तो उसमें लिंग, जन्म स्थान, ये सभी चीज़ें दी हुई हैं 5 प्रकार की, लेकिन इसमें केवल 3 चीज़ों की बात की गई है, धर्म, जाति और भाषा की। तो इन चीज़ों में आप स्पष्ट रहिएगा, क्लियर रहिएगा, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आर्टिकल 29 में 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है, इसको भी लेके आप एकदम क्लियर रहिएगा। और वो कौन कौन से अल्पसंख्यक हैं? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक है, हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था किया है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल नागरिकों के जो हैं व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में नहीं है जैसा कि सामान्यतः माना जाता है। ऐसा हम पढ़ते हैं कि जो आर्टिकल 29 और 30 है केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो आर्टिकल 29 है केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय जो होता है भाषाई और अल्पसंख्यक दोनों से इसकी मतलब इसे परिभाषित किया जा सकता है। नागरिक में कौन कौन आ जाएंगे? अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, दोनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का भी अधिकार है। ठीक है, और भाषा के संरक्षण हेतु अगर मान लीजिए कि जब भी इलेक्शन होते हैं और राजनीतिक भाषण में या वादे में अगर ये बोला जाता है कि भाषा की संरक्षण वो करेंगे, तो ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं माना जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, नहीं वर्ड, ये कीवर्ड हमारा हो जाएगा, क्योंकि
जब भी इलेक्शन आता है तो ऐसे बहुत कुछ बातें होती हैं जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की उल्लंघन मानी जाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई ऐसा लीडर जो किसी भाषा के संरक्षण की बात करता है और अपने राजनीतिक भाषण में, या फिर वादा करता है इलेक्शन के टाइम, तो क्या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन माना जाएगा? तो ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आर्टिकल 29। देखिए आर्टिकल 29 जो है ये जो है समूह की बात करता है। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत बात नहीं करता है, समूह की रक्षा की बात करता है कि जो समूह है उसकी भाषा, बोली, संस्कृति, लिपि तो एक समूह की होती है, तो अतः यह समूह से संबंधित अधिकार है। चलिए आगे का आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 30, जो कि कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब अल्पसंख्यक वर्गों के पास क्या क्या अधिकार हैं जिससे कि वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकें और प्रशासन कर सकें। ठीक है, अब जो आर्टिकल 30 है, अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक हो या भाषाई हो को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन से अधिकार प्रदान करता है? पहला है, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। ठीक है, जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं अपने रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकेंगे और उसका प्रशासन कर सकेंगे। दूसरा, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे। ठीक है, और ये जो प्रावधान है ये हो गया पहला, और यह है दूसरा प्रावधान जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया। आपको पता होना चाहिए कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को, जो कि मौलिक अधिकार पहले था, उसको इसमें से हटा दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब जो ये दूसरा स्टेटमेंट है, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर राज्य सरकार किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की संपत्ति को जबरदस्ती अधिग्रहित करती है तो जो मुआवजा या क्षतिपूर्ति तय की जाए वह ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस संस्था के जो संविधान द्वारा मिले अधिकार कमज़ोर पड़ जाएं या ख़त्म हो जाएं। ठीक है, मतलब यह है कि सरकार मुआवजा इतना कम नहीं रख सकती कि अल्पसंख्यक संस्था अपने अधिकार ठीक से इस्तेमाल ही ना कर सके। ठीक है, अगला जो अधिकार है वो है, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। मतलब अल्पसंख्यक अगर हैं, अपनी संस्था स्थापित कर रहे हैं, तो राज्य अगर आर्थिक सहायता दे रहा है तो उनमें पार्शियलिटी नहीं करेगा कि इस संस्था को ज़्यादा दे दूँ या उसे कम दे दूँ या फिर से इन्हें दूँ या उन्हें ना दूँ। ठीक है, उनमें सब में समानता बनाए रखेगा। इस तरह जो आर्टिकल 30 है कि अल्पसंख्यकों यानी धार्मिक एवं भाषाई की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए, जैसे कि अनुच्छेद 29 है, उसके लिए नहीं है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको बताई हूँ आर्टिकल 29 जो है वो सभी नागरिकों के लिए है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में कहा है। चूँकि अल्पसंख्यकों के नाम से वो फेमस है कि अल्पसंख्यकों के लिए ये अधिकार है आर्टिकल 29 और 30, लेकिन नागरिक में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों आते हैं, तो इसलिए आर्टिकल 29 जो है सभी नागरिकों के लिए है, जबकि आर्टिकल 30 जो है केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करता है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। ठीक है, मतलब आर्टिकल जो 30 है ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं अपने बच्चों को अपनी भाषा में, मतलब उनका जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें शिक्षा प्रदान करवा सकते हैं। ठीक है,
अब अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की बात की गई है एम लक्ष्मीकांत की बुक में। तो एम लक्ष्मीकांत की बुक में बताया गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त वो मान्यता प्राप्त, ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि राज्य से आर्थिक वो मान्यता दोनों प्राप्त करते हैं। दूसरे ऐसे हैं जो राज्य से मान्यता तो प्राप्त है उन्हें, लेकिन आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है। और तीसरे ऐसे हैं जो राज्य से ना तो आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं और ना ही उन्हें राज्य से मान्यता प्राप्त है। ठीक है। अब ये शिक्षण संस्थाओं में जो विभेद किया गया है, इसमें क्या है कि जो पहले और दूसरे प्रकार के शिक्षण संस्थान हैं, इनमें राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, अनुशासन आदि तय होती है। ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, या फिर राज्य से मान्यता प्राप्त करते हैं लेकिन आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त करते, इनमें राज्य के अनुसार ही ये सब तय होंगे। क्या क्या? शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक और अनुशासन। ठीक है। ये सब कुछ कौन तय करेगा? राज्य तय करेगा। लेकिन तीसरे प्रकार का जो इंस्टीट्यूट है, शिक्षण संस्थान है, वो अपने प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र है। ठीक है। तो इसके जो प्रशासनिक मामले हैं वो स्वतंत्र हैं, परंतु ये परंतु वर्ड जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। परंतु जो है सामान्य कानून जो है, जैसे ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, जो कि आवश्यक कानून, ठीक है, औद्योगिक आवश्यक कानून, ये सभी जो हैं इस पे लागू होंगे। ठीक है। जो सामान्य कानून है जो अन्य इंस्टीट्यूट पे भी लागू होते हैं, इन पे भी लागू होंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि जो आर्टिकल 30 है, इनमें इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय भी रहा है, उसको देखते हैं न्यायिक निर्णय क्या रहा है। अब है सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007। ठीक है। अगर केस का मैचिंग करवाने को आ जाए एग्ज़ाम में, अक्सर आ जाता है आजकल एग्ज़ाम में, तो आप देखिएगा कि ये जो केस है सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007, ये 2007 में तो केस हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि ये आर्टिकल 30 से संबंधित ये केस था। ठीक है। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार को प्रस्तुत किया। ठीक है। सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। उसमें क्या कहा उसने कि शैक्षिक संस्थानों को स्थापना एवं प्रशासन के अल्पसंख्यक के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल आते हैं। ठीक है। कि शैक्षिक संस्थान को अगर स्थापित कर रही है कोई अल्पसंख्यक समुदाय, तो उसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार हैं। कौन कौन से? पहला है अपना शासी निकाय यानी कि गवर्निंग बॉडी चुनने का अधिकार, जिसमें संस्थापकों का भरोसा हो कि वह संस्थान को भली भांति चला सकेंगे। गवर्निंग बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें कुछ लोग मिलकर इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है। सारे डिसीजंस लेते हैं। तो अगर अल्पसंख्यक समुदाय को ये भरोसा है कि वो लोग ऐसे जो गवर्निंग बॉडी में जिनको सेलेक्ट कर रहे हैं वो लोग चला सकेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसे चुनने का अधिकार। ठीक है। अपनी शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी, क्या चीज़ है? गवर्निंग बॉडी, चुनने का अधिकार है। दूसरा है शिक्षण कर्मचारियों अर्थात शिक्षक, व्याख्याता तथा प्रधानाध्यापक या प्राचार्य तथा शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षण कर्मचारी और शिक्षकेतर। ठीक है। कि जो शिक्षण से जुड़े हुए हैं कौन कौन लोग होते हैं? शिक्षक होता है, व्याख्याता होता है, प्रधानाध्यापक होता है और प्राचार्य होता है। शिक्षकेतर कर्मचारियों को नियुक्त, मतलब शिक्षण से इतर जो हैं कर्मचारी, जैसे सफाई करने वाले और भी लोग होते हैं, ठीक है, को नियुक्त करने, साथ ही कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का भी अधिकार है। किनको? अल्पसंख्यकों को। तीसरा है कि अपनी पसंद के हर विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने तथा एक सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का भी अधिकार है अल्पसंख्यकों को। तीसरा है अपनी संपदा तथा परिसंपत्तियों का संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार। कोई अल्पसंख्यक है अपनी प्रॉपर्टी को अगर संस्थान के हित में उपयोग करना चाह रहा है तो वो कर सकता है अपने अनुसार, ये उसका अधिकार है। ठीक है। जो आर्टिकल 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं है इन्हें एकदम आगे ले जाकर असमानता को बढ़ावा देने के लिए ये सब अधिकार दिया गया है, बल्कि जो बहुसंख्यक हैं उनके साथ समानता स्थापित करने के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, न कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ की स्थिति में रखा जाए, ऐसा उद्देश्य नहीं है हमारे संविधान का। अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी भी प्रकार का विपरीत भेदभाव नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक या बहुसंख्यकों के प्रति ये विपरीत भेदभाव है, ऐसा नहीं है। ये बस समानता दिलाने की एक कोशिश है। देश का सामान्य कानून जो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान इत्यादि से संबंधित है, जो सब पर लागू होता है, अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होता है। ठीक है, ये कोई अलग से नहीं है इनके लिए, इस पे भी लागू होगा। जितने भी अन्य संस्थानों पर लागू होता है क्या क्या, मैं आप लोगों को एक बार काउंट करवा देती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देश के जो सामान्य कानून हैं, देश के सामान्य कानून जो कि राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान इत्यादि से संबंधित हैं, उन सब पर ये सब जो है हमारे अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होते हैं। आगे हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का जो अधिकार है संपूर्ण या अबाध नहीं है। ठीक है, न ही इसके अंतर्गत कुप्रबंधन शामिल है। शैक्षिक चरित्र तथा मानक एवं अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपाय किए जा सकते हैं। प्रशासन पर भी नियंत्रित किया जा सकता है अगर उसे कार्यकुशल एवं मजबूत बनाने की आवश्यकता हो, ताकि संस्थान की एकेडमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। राज्य द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के कल्याण से संबंधित नियम, नियुक्ति के लिए अर्हता एवं योग्यता के निर्धारण के लिए नियम, साथ ही कर्मचारियों की सेवा शर्तों जैसे कि शैक्षिक एवं शिक्षकेतर दोनों के लिए नियम, कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न रोकने के लिए नियम तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा निर्धारित करने के लिए नियम इस कोटि में आते हैं। और ऐसे नियम उपनियम किसी भी प्रकार अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों में रखने नहीं देते हैं। ठीक है, अब जो 30(1) है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है, संस्थान का प्रशासन करने का अधिकार भी है, और अधिकार की सीमा जो है अधिकार पूर्ण या निरंकुश नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि निरंकुश हो, कोई उस पर रोक टोक ना हो। राज्य द्वारा एक युक्ति संगत नियम संभव है कि वो बना सकता है। और राज्य के नियम क्या हैं कि शैक्षणिक मानक एवं गुणवत्ता हो, उसमें प्रशासन एवं शैक्षिक चरित्र बढ़िया हो, प्रशासन की दक्षता सुनिश्चित हो, शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति, योग्यता, सेवा शर्तें आदि नियम, और शोषण उत्पीड़न की रोकथाम। ठीक है, ये सब राज्य के अंतर्गत आ जाता है। अब राज्य द्वारा निर्धारित अर्हता, शर्तों, योग्यताओं का पालन किए जाने की शर्त पर अनुदान रहित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को शिक्षक या व्याख्याता की नियुक्ति युक्ति युक्त व्यय पद्धति के अनुसार करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, लेकिन राज्य द्वारा सहायता के विस्तार से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की प्रकृति एवं चरित्र नहीं बदलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर राज्य किसी अल्पसंख्यक विभाग की संस्था को अगर वो आर्थिक सहायता दे रहा है, ठीक है, या राज्य से सहायता कुछ मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक जो संस्था है उसका चरित्र बदल जाएगा। उसकी चरित्र और प्रकृति नहीं बदलती है। राज्य की ओर से सहायता राशि के समुचित उपयोग की शर्त रखी जा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 30(1) में प्रदत्त अधिकारों को बिना शिथिल किए, यानी कि बिना रोके। ठीक है, राज्य क्या है, राज्य राशि के उपयोग की समुचित उपयोग की शर्तें भी रख सकता है कि आप इन शर्तों को पूरा कीजिए, लेकिन जो आर्टिकल 30(1) में बात की गई है वो
उसको शिथिल नहीं किया जा सकता, मतलब रोका नहीं जा सकता। तो ये था हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, इसमें आर्टिकल 29 और 30 को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इम्पॉर्टेंट तो सारे आर्टिकल्स हैं जो भी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं। ठीक है, तो आप एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा और जितने कीवर्ड्स हैं उसको नोट करते चलिएगा। और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ पूछने से हेजिटेट मत करिए आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो प्रीवियस 5 ईयर में, लास्ट 5 ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं बीपीएससी, यूपी पीसीएस या फिर एमपी पीसीएस और जेपीएससी में, तो उन क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए आर्टिकल 32 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 31 यहाँ नहीं है, तो आप इसके लिए अपने दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, क्योंकि आर्टिकल 31 को 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित था यह अधिकार। ठीक है, आर्टिकल, तो इस आर्टिकल को हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि इसका निरसन होने के बाद से इसके स्थान पे कौन सा आर्टिकल आया। लेकिन अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का अब ये पार्ट नहीं रह गया है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 32 के बारे में। ठीक है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 के बारे में अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए, पहले एक सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए, जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए और उसे कहीं से न्याय मिलता हुआ न दिखे, तब उसके मन में यह सवाल उठता है कि आखिर वह कहाँ जाए। ठीक है, आप भी सोच सकते हैं, अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप कहाँ जाएं। तो इसी जो सवाल का उत्तर है आर्टिकल 32 में हमें मिलता है। ठीक है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निहित है। इसके अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रिट जारी कर अधिकारों को लागू करवाता है। यही कारण है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा, क्योंकि ये अधिकार नागरिकों को न्याय पाने का सबसे सशक्त साधन प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं कि ये इसकी मूल अवधारणा क्या है। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन होती है, यह अर्थहीन या तर्कहीन एवं शक्ति विहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। ठीक है, इस तरह अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का स्वयं एक मूल अधिकार है, आर्टिकल 32। ठीक है, जब ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, मूल अधिकार तब तक अर्थहीन है जब तक कि उन्हें लागू कराने की व्यवस्था नहीं हो। और ये सही बात है कि अगर मौलिक अधिकार हमें मिल गए हैं लेकिन उन्हें लागू करवाया नहीं जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समाज में बहुत सारी सोसाइटी बिलोंग करती है, अमीर गरीब, SC ST कास्ट, OBC जनरल, तो एक दूसरे को दबाने की होड़ में लगे रहते हैं। तो अगर इन्हें लागू करवाने की व्यवस्था ना हो तो एक दूसरे के अधिकारों का ये हनन कर देंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इन्हीं मतलब को सार्थक बनाने के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 32 को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और ये स्वयं जो है, जो आर्टिकल 32 है, मूल अधिकारों की रक्षा तो कर रहा है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये स्वयं में एक मूल अधिकार है। ठीक है, और प्रभावी प्रवर्तन ना हो। ठीक है, और आर्टिकल 32 जो है मूल अधिकार को वास्तविक बनाता है। ठीक है, अब इसकी प्रकृति क्या है, आर्टिकल 32 की स्वयं में एक मूल अधिकार है, बता दी हूँ मैं आपको। मूल अधिकारों की रक्षा का साधन है, मूल अधिकारों का संरक्षक है। ये आर्टिकल 32 बहुत ध्यान से देखिएगा, वैसे सभी आर्टिकल आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, लेकिन आर्टिकल 32 को और थोड़ा सा फोकस करिएगा आप लोग। अब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। उनका मानना था कि अनुच्छेद 20 के बिना संविधान का कोई मतलब नहीं है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि BR अम्बेडकर ने कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो अभी आपके पास अगर उत्तर नहीं था तो अब से उत्तर होना चाहिए आर्टिकल 32।
ठीक है। या फिर अगर ये पूछ ले एग्जाम में कि B.R. अम्बेडकर ने ऐसे कौन से आर्टिकल के बारे में कहा है कि अगर वो ना हो तो उसके बिना संविधान अर्थहीन है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 32। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। ठीक है। इस तरह से इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। ये जो आर्टिकल 32 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसको संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ठीक है। इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में अगर कभी भी कंफ्यूज करने के लिए दे दे कि क्या विशेष बहुमत पारित करके आर्टिकल 32 को बदला जा सकता है या कुछ चेंजेस किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका होती है कि वो मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर है, मतलब गारंटी देगा। प्रत्यक्ष याचिका स्वीकार करने का उसको अधिकार है, मतलब डायरेक्ट अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। इस संबंध में इसको व्यापक न्यायिक शक्तियाँ दी गई हैं, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे। ठीक है। इसमें निम्नलिखित 4 प्रावधान किया गया है। ठीक है। जो आर्टिकल 32 है इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला जो प्रावधान है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। अर्थात प्रत्यक्ष याचिका मतलब सीधे याचिका करने का अधिकार, मूल अधिकार का हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। तो अब से आप लोग को पता हो जाना चाहिए कि अगर अभी आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप बिना जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय या फिर हाई कोर्ट गए सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। ठीक है। वो निर्देश भी दे सकता है और आदेश भी दे सकता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। उसके द्वारा जारी रिट में शामिल है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। कितने प्रकार के रिट हुए, 5 प्रकार के, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो 5 प्रकार के ये रिट हुए जो कि निर्देश और आदेश में आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसको जारी कर सकता है। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। किसी अन्य न्यायालय को भी संसद कानून बनाकर यह अधिकार दे सकती है, यद्यपि यह उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसके पूर्वाग्रह में नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। ठीक है। मतलब अन्य न्यायालय कहने का मतलब ये नहीं है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट आता हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहा है, उसके अधीनस्थ जितने न्यायालय जैसे हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय आदि आते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये शक्तियाँ उच्च न्यायालय में निहित हैं। ठीक है। अभी आर्टिकल 226 के बारे में देखेंगे, ये हाई कोर्ट के लिए है। ठीक है, अन्य न्यायालय में। अब चौथा है, उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस अधिकार द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के तहत इसको स्थगित कर सकता है। ठीक है। किसको स्थगित कर सकता है, उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जा सकता। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है आर्टिकल 359 के तहत, उसमें राष्ट्रपति ऐसा बोल सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस समय आर्टिकल 32 जो है निलंबित हो सकती है। ठीक है। अब जो है इस तरह यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला है। लेकिन इसे इस प्रयोजन हेतु मूल और विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपीलीय प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। विस्तृत इसलिए क्योंकि इसकी शक्तियां केवल आदेश या निर्देश देने तक सीमित नहीं है, यह सभी प्रकार के रीटें भी जारी कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करना है।
संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों को ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों को नहीं दी गई है। ठीक है, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो आर्टिकल 32 है उसमें केवल केवल और केवल फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात की गई है, अन्य अधिकारों को शामिल नहीं किया गया है। अन्य अधिकार कहने का तात्पर्य है गैर मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, अन्य संवैधानिक अधिकार। ठीक है, वैधानिक अधिकार के अंतर्गत आपका संपत्ति का अधिकार आ जाएगा। गैर मूल अधिकार के अंतर्गत जैसे आपके रिचुअल्स हो गए, और अन्य संवैधानिक अधिकार होते हैं जैसे कि आपके राजनीतिक अधिकार हो गए। तो इन सभी अधिकारों को जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके सीधे आप याचिका दायर नहीं कर सकते। इस संबंध में आर्टिकल 226 आता है। ठीक है, अब जो है आर्टिकल 226 से संबंध क्या है हमारे आर्टिकल 32 का। आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, जबकि आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट के लिए है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाना वैकल्पिक नहीं है। अधिकारों की अगर आपके हनन हो रही है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और फंडामेंटल राइट हनन पर सीधा ये अधिकार दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर देखें तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता। ठीक है, मतलब मूल अधिकारों से संबंधित अगर कोई भी मामला है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर प्रश्न नहीं उठाएगा, उसको सीधे अपने अंडर में लेगा। और अनुच्छेद 32 केवल इसलिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता कि केवल कार्यपालिका आदेश एवं विधायिका की संवैधानिकता का निर्धारण किया जा सके, इसे मूल अधिकार के सीधे हनन में ही प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल तो है पर अनन्य नहीं है। ठीक है, उसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से है। इस तरह उच्च न्यायालय की मूल शक्तियों के में निर्देश जारी करना, आदेश एवं रिट जारी करना, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन आदि आता है। इसका अर्थ है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संबंधित पक्ष के पास या तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में सीधे जाने का विकल्प होता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है, और मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार जो कि है आर्टिकल 32 में। इस तरह अनुच्छेद 32 जो है 32 के तहत वैकल्पिक उपचार आदि पर कोई रोक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जब अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित दल के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है तो उसे पहले उच्च न्यायालय में ही जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं आपातकाल का क्या इस पर प्रभाव पड़ता है। मैं पहले भी बता दी हूँ कि जो राष्ट्रपति है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 32 को निलंबित कर सकता है, अर्थात कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि आर्टिकल 32 जो है मूल अधिकारों की प्रभावी गारंटी देता है, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और संविधान की आत्मा एवं हृदय इसको माना जाता है। अब आइए देखते हैं रिट क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिट जानना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है रिट के बारे में। रिट जो होता है दरअसल न्यायालय द्वारा जारी किया गया वह विशेष आदेश होता है जिसके माध्यम से नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं ताकि सरकार या उसके अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके और नागरिकों को तुरंत न्याय मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं रिट के बारे में, इसका अर्थ और स्रोत। ठीक है, ये जो रिट है अंग्रेजी कानून से लिया गया है जिसमें राजा द्वारा आदेश जारी किया जाता था और इसको न्याय का झरना उस समय कहा जाता था। ठीक है, यह अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा का साधन माना जाता है। अब रिट जारी करने वाले न्यायालय क्या कौन कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जो है रिट जारी कर सकते हैं। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। संसद किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। अन्य न्यायालय को भी संसद कानून बनाकर बोल सकती है कि आप इस प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। चूंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रिट जारी करते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं।
1950 से पहले अगर हम देखें ऐतिहासिक तथ्य को, तो केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास से ही जो हाई कोर्ट थे वो ही रिट जारी करते थे। लेकिन 1950 के बाद सभी हाई कोर्ट रिट अब जारी करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में क्या क्या अंतर है। आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिट जारी करता है, जो कि आर्टिकल 32 स्वयं में एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से इनकार नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोल सकता कि इस संबंध में मैं सुनवाई नहीं करूँगा। ठीक है, जबकि आर्टिकल 226 जो है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अन्य कानूनी अधिकार में मैं पहले भी डिस्कशन कर चुकी हूँ, संपत्ति का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, अन्य अधिकार आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय सीमा में ही ये रिट जारी करेगा और इसका जो उपचार है ये विवेकाधीन है। अब रिट के प्रकार के बारे में बात की गई है। रिट कितने प्रकार के होते हैं, तो रिट जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला जो हमारा प्रकार है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। देखिए आप लोग इंग्लिश भी बिल्कुल याद रखिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है नाम को लेके। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि इंग्लिश भी आपको याद रहे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। एक एक वर्ड को आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा और उसको नोट करते जाइएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिससे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। ठीक है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। ठीक है, अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाता है। और ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर से परमादेश या प्रतिषेध या उत्प्रेषण जितने भी प्रकार के रिट हैं, तो उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन दे देगा और पूछेगा कि किस प्रकार के लोगों के विरुद्ध ये रिट जारी किया जा सकता है जाता है या किया जा सकता है। तो आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये जो रिट है सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। लेकिन यह रिट तब जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है, यह रिट तब जारी नहीं किया जा सकता जब हिरासत कानून सम्मत हो। ऐसा नहीं हो कि हिरासत अवैध अगर नहीं है, कानून सम्मत है, कानूनी तरीके से है, तब रिट जारी नहीं किया जाएगा। न्यायालय की अगर अवमानना हुई है तो भी रिट जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई है तो भी नहीं। न्यायालय द्वारा हिरासत एवं हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। न्याय क्षेत्र के बाहर अगर हिरासत है तो भी ये रिट जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा रहा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, यानी कि हैबियस कॉर्पस। ठीक है, अगला जो हमारा रिट है वो है परमादेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस। क्या बोलते हैं, मैंडमस बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में इसका अर्थ भी पूछ लेता है, आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं जिस भी चीज़ पे बहुत फोकस कर रही हूँ या फिर से प्रेशर दे रही हूँ, आप लोग प्लीज़ उसको स्ट्रिक्टली नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी उठा के देख सकते हैं, अक्सर ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में दे देता है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है, हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। ठीक है, किसे जारी किया जाता है, सार्वजनिक अधिकारियों को। देखिए, एक तो अर्थ, दूसरा किसे जारी किया जा रहा है और किसे जारी नहीं किया जा रहा है, ये सब कुछ आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जाए। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। किसके किसके, सरकार या सार्वजनिक जो इकाई हैं, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण, प्राधिकरण, इन लोगों के लिए जारी किया जा सकता है।
लेकिन किन लोगों के लिए जारी नहीं किया जा सकता, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं या फिर जब कर्तव्य विवेकानुसार हो तो भी नहीं किया जा सकता। ठीक है। और संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध भारत के, ये नोट कर लीजिए आप लोग, संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध भी रिट जारी नहीं किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध भी नहीं जारी किया जा सकता। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं उनके खिलाफ भी, जो CJI हैं, इनके खिलाफ भी रिट जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला हम देखते हैं, अगले रिट को, वो है उत्प्रेषण। इसको हम बोलते हैं प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट करना मतलब होता है रोकना, तो इसका अर्थ निकाल लीजिए प्रोहिबिशन। इंग्लिश अगर आप लोगों को याद रहेगी तो मीनिंग निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, हिंदी से थोड़ा टफ हो जाता है मीनिंग निकालना, तो आप लोग इंग्लिश बिल्कुल याद कर लीजिएगा। देखिए अब इसमें क्या होता है, इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या प्राधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? उच्च न्यायालय द्वारा। मान लीजिए कि कोई जिला न्यायालय है या फिर अधीनस्थ न्यायालय है, वो मृत्यु की सज़ा से क्षमादान दे रहा है, तो ऐसा उसके न्याय क्षेत्र में नहीं आता, वो नहीं कर सकता ये कार्य, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोकेगा। और ये रोकने के लिए जारी किया जा सकता है कि तुम अपने क्षेत्र से बाहर जाके कार्य नहीं कर सकते। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। ठीक है, ये जो है सीधे सक्रिय नहीं रहता। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। किसके लिए? न्यायिक और या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। किसके लिए लागू नहीं होगा? लागू नहीं होगा प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय, निजी व्यक्ति या निकायों के लिए ये उपलब्ध नहीं होगा। अगला हम देखते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, अगले प्रकार की जो रिट है वो कौन सी है? उत्प्रेषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्टिओरेरी। क्या बोलते हैं? सर्टिओरेरी। इसका अर्थ होता है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। देखिए ओरेरी को छोड़ दीजिए, सर्टी पढ़िए, सर्टिफिकेट हो जाता है। इससे क्या होता है? प्रमाण पत्र होता है सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना इसका मतलब होता है। ठीक है, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय के लिए। ठीक है, इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, कानून में खराबी के आधार पर भी इसको जारी किया जा सकता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर, जो कि केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों की तरह है। ठीक है, ये जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध केवल निवारक है, जबकि आपका उत्प्रेषण जो है निवारक एवं सहायक दोनों है। ठीक है, जैसा कि पहले उत्प्रेषण की रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी की जा सकती थी, जो कि प्रतिषेध में होता है, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। ठीक है, हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, 1991 में बाद प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब हमारा पांचवा और अंतिम रिट का प्रकार है, वो है अधिकार परीक्षा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं को वारंटो। क्या बोलते हैं? को वारंटो। इसका तात्पर्य यह है कि किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है
किसी अधिकार से पद धारण करना, और इसको क्या बोलते हैं, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकरण ग्रहण करने को रोकता है। ठीक है, कि जैसे उसका उसमें जॉब नहीं है या पद नहीं है लेकिन वो फिर भी धारण किया हुआ है, इसको रोकता है ये रिट। रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यपालिका कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसका क्या होता है, लोक पद पर अगर अवैध नियुक्ति हुई है उसकी जांच करने के लिए, और इसे किसी भी नागरिक द्वारा दायर किया जा सकता है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो अधिकार परीक्षा है किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, तो किसी भी नागरिक के द्वारा इसे जारी किया जा सकता है। ठीक है, दायर किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इसमें पीड़ित व्यक्ति ही जाए। तो ये चारों प्रकार की जो रिटों से ये अलग है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आर्टिकल 32 और रिट। ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब अगले हम क्लास में देखेंगे सशस्त्र बल एवं उनसे संबंधित मूल अधिकार के बारे में। तो आर्टिकल 32 समाप्त हो गया है। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जो मूल अधिकार से संबंधित चैप्टर है वो हम समाप्त कर दें, उसके बाद से हम PYQ करवा दें। ठीक है, तो आप लोग, मुझे उम्मीद है, नोट्स बनाते चल रहे होंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स केवल जब तक मैं पढ़ाऊँगी तब तक ही याद रहेगा। बाद में आप देखेंगे तो इतना नहीं समझ में आता है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग नोट करते चलिए, ताकि आप लोग लंबे समय तक इन चीज़ों को याद रख पाएँ। और जितने भी मैं कीवर्ड्स होते हैं इम्पॉर्टेंट, उनको मैं जो भी हाईलाइट करती हूँ आप उसको स्टार मार्क करते चलें। एग्ज़ाम में अक्सर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि M लक्ष्मीकांत का एक भी पॉइंट मैं अपने नोट्स में नहीं छोड़ती हूँ। सभी चीज़ों को मैं कवर करती हूँ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, या एक भी पॉइंट ना छूटे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।